सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतकर इतिहास किसने रच दिया है? तो आंसर होगा शेरी सिंह ने। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का आयोजन कहां पर हुआ, पहले बात करते हैं। तो मनीला फिलीपींस में हुआ। इसको जीत लिया शेरी सिंह ने और ये खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई है, इसलिए प्रश्न हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मिसेज यूनिवर्स का इस बार ये कौन सा संस्करण था? 48वां 48 नंबर का एडिशन था जो मनीला फिलीपींस में आयोजित हुआ। शेरी सिंह ने इसको जीत लिया है। तो ये आपको जरूर याद रखना है प्रश्न। इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको याद दिलाऊं तो एक तो याद रखना मिस वर्ल्ड 2025 वाला याद कर लो। अभी 72वां एडिशन हुआ था तेलंगाना में और इसको जीता ओपिल सुचाता ने जो कि थाईलैंड से हैं। वहीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब अभी 73rd नंबर का एडिशन हुआ था, मैक्सिको में हुआ था और विक्टोरिया केयर थेलविग ने इसको जीत लिया, डेनमार्क से हैं ये। उसके अलावा एक मिस इंडिया 2024 वाला याद रखना, निकिता पोरवाल विजेता रही थी, उज्जैन से है। मिस एआई 2024 का खिताब जीता केंजा लेली ने, मोरक्को से। और अभी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता था? मणिका विश्वकर्मा ने जीता था। वो राजस्थान के श्रीगंगानगर से हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना और आज वाला प्रश्न जरूर याद रखना। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीत लिया? शेरी सिंह ने जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मारिया कोरिना मचाडो को। तो मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला में लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनको चुना गया है इस बार के नोबेल पीस प्राइज के लिए। किसे? मारिया कोरिना मचाडो को। याद रखना ये कहाँ से हैं? वेनेजुएला से हैं। और हमारे जिन 6 फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, मैंने आपको कहा था नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिए जाते हैं, वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। लेकिन एकमात्र ये शांति वाला ही ऐसा है जो कि स्वीडन में नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। ये अंतर जरूर याद रखना। तो अभी तक 5 फील्ड में दिए जा चुके हैं, पिछले 4 में आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले मेडिसिन का दिया गया था 3 जनों को, मेरी ई ब्रुनको, फ्रेड रामसडेल, शिमोन सकागुची। फिजिक्स का 3 जनों को मिला था, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनेस। केमिस्ट्री का 3 जनों को मिला, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। और लिटरेचर का मिला था, साहित्य का भी, लास्चलो क्रासचन होरकाई, ये हंगरी से है। और अभी हमने शांति का देखा, मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, ये वेनेजुएला से है। बाकी देखो, अगर पूछे नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, कब से? 1901 से। डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। सबसे बाद में देना शुरू किया गया था अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का 1968 से। हमारे पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, 1913 में मिला था साहित्य का, गीतांजलि के लिए। सबसे आखिरी में अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में, इकोनॉमिक्स का। पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है जिनको मिला नोबेल पुरस्कार? तो वो है मलाला यूसुफजई, 17 साल की उम्र में मिला था शांति का। और सबसे ज़्यादा उम्र में मिला था जॉन गुड एनफ को, 97 वर्ष की उम्र में मिला था, केमिस्ट्री का मिला था, लेकिन निधन हो चुका है इनका। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं और ये अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में मॉडल यूथ ग्राम सभा कहाँ लागू होगी? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों जगह, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय और ईएमआरएस में। तो अभी पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के सहयोग से आदर्श युवा ग्राम सभा शुरू करने जा रहा है। तो अभी अक्टूबर 2025 से पहले चरण में देश भर के 600 से अधिक जवाहर नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, ईएमआरएस जिसको आप बोलते हो, इसमें इस पहल को शुरू किया जाएगा। अच्छा, इसमें होगा क्या? शुरू तो हो जाएगा, मैं समझ में आ गया, लेकिन इसमें होगा क्या? तो इसमें स्कूलों में एक मॉक ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। मॉक मतलब समझते हो? जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हो, एक तो एग्जाम में जो आपका टेस्ट होगा ओरिजिनल वो, और उससे पहले आप मॉक टेस्ट लगाते हो, मतलब एक नकली टेस्ट जो कि बिल्कुल एग्जाम की तरह होता है। जैसे आप
अपनी प्रिपरेशन चेक करते हो, तो वो मॉक टेस्ट हो गया। तो उसी तरह से ये मॉक ग्राम सभा होगी। एक ग्राम सभा ओरिजिनल होती है वो, और ये उसकी कॉपी हो गई, उसकी नकल हो गई, जहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो ये एक मॉक ग्राम सभा आयोजित की जाएगी स्कूलों में। और इसमें होगा क्या, इस मॉक ग्राम सभा में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो छात्र होंगे वो यहाँ पे सरपंच का, वार्ड सदस्यों का, ग्राम सचिव का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक नर्स और कनिष्ठ अभियंताओं सहित ग्राम स्तर के अधिकारी जो भी होंगे उनकी भूमिका निभाएंगे। मतलब इनका रोल प्ले करने वाले हैं वो। ग्राम सभाएं क्या होती है, तो स्थानीय सभाएं होती हैं ये, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क शामिल होते हैं। तो ये पहल महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनिंदा जिला परिषद स्कूलों में भी शुरू की जाएगी, और दूसरे चरण में ये पहल राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में भी शुरू होगी। तो ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, आप समझ में आ रहा है? मतलब हम एक तो इन स्कूलों में ग्राम सभा आयोजित करेंगे, मोक ग्राम सभा, और वहाँ पे जो भी ग्राम स्तर के अधिकारियों की जो भूमिका होती है ओरिजिनल में, वो यहाँ पे बच्चे प्ले करेंगे, बच्चे एक्ट करेंगे। कोई बच्चा सरपंच बनेगा, कोई वार्ड सदस्य बनेगा, कोई ग्राम सचिव बनेगा। तो ऐसा करने का उद्देश्य आप क्या समझ सकते हो? जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय रूप से सक्रिय नागरिकों की एक नई पीढ़ी तैयार करना, जो स्थानीय शासन को विकास और सामाजिक न्याय के मूलभूत तंत्र के रूप में देखते हैं। मतलब बच्चे शुरुआत से ही स्थानीय शासन को समझेंगे, उनको क्या करना है, कैसे करना है, जिम्मेदार बनेंगे, जागरूक बनना है। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत से ही उनके अंदर डेवलप्ड होगी, और वो एक भविष्य में जाकर के सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो पहले चरण में लगभग 1100 स्कूलों को कवर किया जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि कौन से स्कूल के बच्चे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब इसको ऊपर भी लेकर के जाया जाएगा, एक कंपटीशन क्रिएट किया जाएगा, तभी सब अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे से अपना रोल प्ले करेंगे। टीचर को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि अपने स्कूल के बच्चों को वो सिखा सके, वरना बच्चों को तो पहले सिखाना पड़ेगा ना। तो फिर उसके बाद एक तरह का कंपटीशन इनमें आयोजित होगा, और जो विजेता स्कूल होगा उसको 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। उपविजेता को, मतलब जो सेकंड नंबर पे आएगा, उसको 75 लाख, तीसरे नंबर पे जो स्कूल आएगा उसे 50 लाख रुपए मिलेंगे। सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय मॉक ग्राम सभा आयोजित करने के लिए हर स्कूल को 20,000 रुपए की सहायता भी देगा। ठीक है, तो ये पूरी आपको बात समझ में आ गई है। ये डेटा भी थोड़ा सा याद रख लेना, विजेता स्कूल को कितनी राशि और सहायता के रूप में प्रत्येक स्कूल को 20,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सक्षम। तो अभी भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को लॉन्च किया है, इसका नाम सक्षम है। इसका उद्देश्य है दुश्मन के ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाना, उन्हें ट्रैक करना, पहचानना और उन्हें खत्म कर देना। तो इसे भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए लॉन्च किया है। इसका नाम है सक्षम। सक्षम की फुल फॉर्म भी है सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। तो ये एक एडवांस कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क है जो सेना की हवाई क्षेत्र नियंत्रण क्षमताओं को बढ़ाता है, और इसका निर्माण किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के सहयोग से। ये पूरी तरह से स्वदेशी है और सक्षम इसका नाम है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ड्रोन से ही संबंधित प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। याद रखना, अभी भारत जो है ये MQ-9B आर्म्ड ड्रोन खरीद रहा है अमेरिका से। नागास्त्र 1 क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। और भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन एथोन 2 कार्यक्रम का आयोजन किया था लद्दाख में। आग उगलने वाला हथियार है ड्रैगन ड्रोन। किसने तैयार किया? यूक्रेन ने। झुंड ड्रोन हमले के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम है भार्गवास्त्र। इंडिया यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो गया, और भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। कहां पर? पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में। भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया चेन्नई में। ड्रोन प्रहार अभ्यास हुआ था, भारतीय सेना ने किया था अरुणाचल प्रदेश में। और पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नाम से ड्रोन रोधी प्रणाली को तैनात किया। भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोन नाथन 2025 का आयोजन किया? हिमाचल प्रदेश। और भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां पर शुरू हुआ? जयपुर। उसके अलावा असम राइफल्स ने एडवांस्ड ड्रोन ट्रेनिंग के लिए अभी किसके साथ समझौता किया था? IIIT मणिपुर के साथ में। ठीक है, तो ड्रोन से संबंधित ये कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक अबाव एंड बियॉन्ड किसने लिखी है? तो आंसर होगा शिव कुमार मोहंका ने। तो बुक का नाम है अबाव एंड बियॉन्ड, इसको लिखा है शिव कुमार मोहंका ने और इसको लॉन्च किया हमारे जो एविएशन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने। तो इस बुक में भारत की पूरी एविएशन हिस्ट्री दी गई है, जिसके कारण इसे इंडियाज एविएशन सेक्टर की एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जा रहा है। बुक का नाम है अबाव एंड बियॉन्ड और लिखा है शिव कुमार मोहंका ने। ये बिहार से संबंधित हैं। वे सीआईएसएफ के डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल हैं वर्तमान में। 2016 में प्रेसिडेंट मेडल भी इनको मिल चुका है और इन्होंने ये बुक लिखी है, तो इम्पोर्टेंट बुक रहेगी। कुछ और बुक्स एंड ऑथर वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। एक बुक आई थी आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, गीतिका लीडर ने लिखा। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा आई थी दिया सलाई। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका को लॉन्च किया था, सशक्त भारत उसका नाम है, इंपॉर्टेंट बुक है। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी ये बुक का नाम है, इसको लिखा था मदन मोहन सती ने, लॉन्च किया था हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी को लिखा पीएस रमन ने। चेन्नई सुपर किंग के ऊपर ये बुक लिखी गई। टू द सेवेंथ जनरेशन को डॉक्टर वी आई मथन ने। एमिनेंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रुथ को लिखा उत्पल कुमार ने। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट को लिखा अरुण शोरी ने। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया को संजीव चोपड़ा ने। 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था बानु मुश्ताक को, भारतीय लेखिका है, उनके नॉवल हार्ट लैम्प के लिए, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और ये अवार्ड जीतने वाला ये पहला कन्नड़ भाषा का पुस्तक था। इसको ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी में किसने? दीपा भारती ने। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो भारत का पहला सोलर पावर्ड जू ये कर्नाटक में स्थित बैनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया गया है। इस पार्क में 1 मेगावाट के सोलर प्लांट को स्थापित किया गया, जिससे 12 हेक्टेयर का पूरा जू सोलर पावर से चलता है। बैनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क में जू, सफारी पार्क, बटरफ्लाई पार्क और रेस्क्यू सेंटर है और यह है बैनरगट्टा नेशनल पार्क का हिस्सा है। तो एक प्रश्न तो स्टैटिक आपको ये तैयार हो जाता है कि बैनरगट्टा नेशनल पार्क या बैनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क ये किस राज्य में है? तो कर्नाटक आंसर हो जाएगा। और अभी हमने देख लिया भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला चिड़ियाघर बन गया है, जो कहाँ पर है? कर्नाटक में, कर्नाटक के बैनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। अच्छा, यहाँ पे सोलर से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। देखो, अभी दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल किसने बनाया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर कहाँ पर मिला था? तुर्की में। पहले अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने आयोजन किया था। हमारा लक्ष्य क्या है? 2030 तक अक्षय ऊर्जा का क्षमता को, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक बढ़ाना। और किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया? यूपी। देश का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये शुरू हुई थी 13 फरवरी 2024 में। और इस योजना में अगर आप अपने छतों पे सोलर प्लांट लगाएंगे तो फिर आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। उसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? 220.10 गीगावाट। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2024 में चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला देश होगा। और फरवरी 2025 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? राजस्थान, 275। उसके अलावा और भी प्रश्न देखते हैं कि अभी दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में है। और भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? दिल्ली। और नई दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन, अरे ये तो हमने पढ़ लिया पीछे, है ना, जो बाईफेशियल सोलर प्लांट है, उसी बात हो रही है। अगला देखो, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का राजा खास गांव ये राज्य का पहला सोलर मॉडल विलेज बना था। भारत ने 100 गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है। मतलब भारत अब हर साल 100 गीगावाट बिजली बनाने वाले सौर पैनल बना सकेगा। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी ने रेलवे पटरी के बीच भारत का पहला 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किया है। इसमें इन्होंने पटरी के बीच में 28 पैनल लगाए हैं, 15 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम क्या है? तो आंसर होगा मुंबई वन। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मुंबई वन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप है। इसमें यूजर एक साथ सभी ट्रांसपोर्ट की टिकट को बुक कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में मुंबई के 11 पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को एक साथ जोड़ा गया है और इस एप्लीकेशन में मुंबई की मेट्रो, बस सर्विसेज, मुंबई के अंदर चलने वाली ट्रेन एक्सेट्रा को जोड़ा गया है। एक्चुअली में जब हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक से ज़्यादा साधन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि घर से ऑटो, फिर बस, फिर मेट्रो, तो इन सब के लिए अलग अलग टिकट्स को बुक करना पड़ता है। पर इस इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप में आप इन सब के लिए एक ही जगह पर टिकट बुक कर सकते हैं और इसी के साथ इसमें डायनेमिक टिकट भी ले सकते हैं, यानी कि ऐसी टिकट जो सभी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जा सकती है। तो इसका नाम याद रखना मुंबई वन है। मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप है। तो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। कुछ एप्लीकेशन, कुछ पोर्टल्स आएंगे यहाँ पे, जैसे कि सभासार वेब पोर्टल को पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया था और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल हैं योगेश बावेजा, इन्होंने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया था और प्रतिभा सेतु पोर्टल को यूपीएससी ने, आदिवाणी ऐप को जनजातीय मंत्रालय ने, उम्मीद पोर्टल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने, असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ था और कपास किसान ऐप हमारे जो कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। भारतीय पहल को लॉन्च किया एपिडा ने। रेरा पोर्टल को आवास व शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने और इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल को सेबी ने। ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने। एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था सुसाइड्स को रोकने के लिए। ये एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन है और द्रव्य पोर्टल को अभी आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को। तो हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम भी है सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य, एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफ्स एंड इमरजेंसीज। और साथ में याद रखना 10 अक्टूबर को ही नेशनल पोस्टल डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में। और जो राष्ट्रीय डाक सप्ताह है ये 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक होता है। अच्छा, जिस तरह से हमने कहा ये राष्ट्रीय डाक दिवस हो गया नेशनल पोस्टल डे 10 अक्टूबर को, इससे एक दिन पहले 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड पोस्टल डे के रूप में। और याद रखना 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे मैं आपको अक्टूबर के डेज रिवाइज करवाता हूँ एक बार। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे होता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और वर्ल्ड टीचर डे था। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया, जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को होता है। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे मनाया था। और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया था। ठीक है, ये अक्टूबर के डेज अभी तक ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अरुणोदय 3.0 योजना ये कहां पर लॉन्च की गई? तो आंसर इसका असम होगा। ओ से उड़ीसा मत कर देना, असम इसका आंसर होगा। अभी असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने ही ये अरुणोदय 3.0 योजना को लॉन्च किया है। इससे पहले अरुणोदय 1.0 ये 2020 में लॉन्च हुई थी और अरुणोदय 2.0 यानी कि इसका जो दूसरा फेज था वो 2022 में लॉन्च हुआ था। अभी इसका ये तीसरा संस्करण लॉन्च हुआ है, या तीसरा फेज आप बोल दो, तीसरा चरण बोल दो। अरुणोदय 3.0 ये असम की सबसे बड़ी वेलफेयर योजना है। अरुणोदय का मतलब असमीज लैंग्वेज में सूर्योदय होता है, सनराइज। और इस योजना का उद्देश्य है असम के गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देना। इस स्कीम के तहत अंत्योदय परिवारों को हर महीने 1250 1250 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे पहले वाली जो मतलब शुरुआत में जो अरुणोदय 1.0 योजना आई थी उसमें प्रति माह 830 रुपये दिए जाते थे। फिर 2.0 में 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे। अब इस 3.0 वाली में 1250 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह। तो याद रखना अरुणोदय ये है असम की। यहाँ पे कुछ योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर असम भी लेकर के चलूंगा। पहले योजनाएं रिवाइज करते हैं जो अभी न्यूज में रही थी। जैसे कि शक्ति श्री कार्यक्रम को उड़ीसा ने लॉन्च किया था। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली, कृषि समृद्धि योजना को महाराष्ट्र, सेतु बंध विद्वान योजना को शिक्षा मंत्रालय, अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश,
नारी अदालत और आमा सशक्तिकरण योजना सिक्किम, मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना तमिलनाडु, बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान शुरू किया था महाराष्ट्र ने, और प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना ये लॉन्च की जाएगी। अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार, और बेंगलुरु में अन्नपूर्णा योजना जो स्वच्छता कर्मियों के लिए है उसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये तो कुछ योजनाएं होगी। उड़ीसा की बात हो रही थी यहाँ पे, तो उड़ीसा एक बार देख लो। ये रहा मैप में उड़ीसा। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील आपको यहाँ मिल जाएगी, चिल्का लेक जिसको कहते हैं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर होती है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बाबू कंबमपति। राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का ट्री, पुष्प है अशोक फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पे। हीराकुड बांध मिलेगा महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर। अब्दुल कलाम द्वीप जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे यहीं पर है। और क्लासिकल डांस ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया है। कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, और व्हाइट पैगोडा कहते हैं जगन्नाथ मंदिर को। कुछ और फेस्टिवल्स देखो यहाँ से, नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धानु जात्रा उत्सव हो गया। ठीक है, तो उड़ीसा से ये सब स्टैटिक ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया? तो आंसर होगा कैलिफोर्निया। तो अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट ने दिवाली को एक स्टेट हॉलीडे के रूप में घोषित किया है, और कैलिफोर्निया ऐसा करने वाला अमेरिका का तीसरा स्टेट बन गया है। अभी तक पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट स्टेट में ही दिवाली को एक स्टेट हॉलीडे का दर्जा दिया गया था, लेकिन अभी अमेरिका का तीसरा राज्य बन गया जिसने अमेरिका को स्टेट हॉलीडे का दर्जा दिया, ये बन गया कैलिफोर्निया। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। और किसे 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लास्जेलो क्रास्चनहोर्कोई, ये हंगरी के लेखक हैं। पीएम मोदी ने कहां पर नवे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। और अभी अक्टूबर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। 2025 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को। और राष्ट्रीय पहल विकसित भारत बिल्डेथॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शुभांशु शुक्ला को। यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक किसे बनाया गया है? खालिद अल एनामी को, मिस्र से हैं। उसके अलावा IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? UAE। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का नया सदस्य बना है मालदीव। और चर्चा में रही न्यू स्टार्ट संधि किन दो देशों के बीच है? अमेरिका और रशिया। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गुरुग्राम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।